नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में बात करेंगे कि जो बीपीएससी टीआरई का एग्ज़ाम हुआ था उसके आंसर के आने के बाद है ना, आपको जिन प्रश्नों में भी संदेह है कि यह वाला प्रश्न सही हो सकता है, आयोग ने इसका आंसर क्या हुआ है गलत दिया हुआ है, तो उस प्रश्नों पे आप चैलेंज कर सकते हैं ना। तो ऑब्जेक्शन के लिए पोर्टल खुल चुका है, तो आप पोर्टल पे जाके जिन भी प्रश्नों पे आपको संदेह लग रहा है कि यह प्रश्न सही होना चाहिए था, यह प्रश्न हमारा इसमें गलत दिया है आयोग ने, है ना, तो आप उन प्रश्नों पे क्या है प्रूफ के साथ वहाँ पे जाके, है ना, बाकायदे प्रूफ कवर पेज के साथ चाहे तो आप चैलेंज कर सकते हैं। तो चैलेंज करने की प्रक्रिया क्या है, आप किन किन प्रश्नों पे चैलेंज करेंगे कि आपको फायदा होगा ना, किन किन प्रश्नों पे आपको चैलेंज नहीं करना चाहिए, और आप चैलेंज कहाँ से करेंगे, पूरी प्रक्रिया क्या है चैलेंज करने की, और इसकी लास्ट डेट क्या है, कितनी फीस लगेगी। फीस की बात बता दूं तो ये बिल्कुल फ्री, आप जितना चाहें उतने प्रश्नों पे चैलेंज कर सकते हैं ना। तो ऑब्जेक्शन फीस कोई भी नहीं है। आप किन किन प्रश्नों पे करेंगे कि आपको फायदा मिलेगा, है ना। और सबसे बड़ा डाउट यह है कि क्या जो ऑब्जेक्शन करेगा ना, जो जिन प्रश्नों पे ऑब्जेक्शन करेगा, क्या सिर्फ उसी का नंबर बढ़ेगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है ना। ऑब्जेक्शन कोई भी करे, जो भी प्रश्न डाउट में रहेगा, नंबर सभी के बढ़ेंगे। यदि वो क्वेश्चन सही किया जा रहा है आयोग के द्वारा तो कन्फर्म है कि वह नंबर सभी के सुधार होंगे, या तो सभी के कम हो या तो सभी के बढ़ जाए, है ना। तो कहने का मतलब ऑब्जेक्शन कोई भी करे नंबर सभी के बढ़ेंगे। तो ये डाउट एकदम क्लियर कर लीजिएगा, ऐसा कोई कुछ भी नहीं है कि जो ऑब्जेक्शन करेगा सिर्फ उसी का बढ़ेगा। तो चलिए बात करते हैं कि किन किन प्रश्नों पे ऑब्जेक्शन करेंगे कि आपको फायदा मिलेगा, है ना। उससे पहले बात करते हैं कि ऑब्जेक्शन की प्रक्रिया क्या होने वाली है, आप ऑब्जेक्शन कैसे करेंगे। तो ऑब्जेक्शन करने के लिए बहुत सिंपल सी प्रक्रिया दी गई है ना। तो आप अपना पोर्टल ओपन करिएगा ना, जैसे यूजर आईडी और पासवर्ड डालिएगा। जैसे भी आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए पोर्टल अपना खोले थे, तो उसी तरह अपना पोर्टल खोलिएगा, अपना वाला पोर्टल खोलिएगा ना। तो उस पर क्या करेंगे, बीपीएससी के ऑफिशियल साइट पे जाएंगे, आपको ऐसा पेज खुल के मिल जाएगा। तो उस पर क्या करेंगे, अपना रजिस्ट्रेशन आईडी डालिएगा, पासवर्ड डालिएगा, कैप्चा कोड डालिएगा, और क्या कर दीजिएगा, लॉगिन कर दीजिएगा। आप जैसे ही लॉगिन करेंगे, है ना, आप जैसे ही क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे, तो आपके सामने ये वाला पेज खुलकर आ जाएगा, है ना। जो आपके डैशबोर्ड वाला यह पेज है आपके सामने खुलकर आ जाएगा। तो आप जहाँ से भी एडमिट कार्ड डाउनलोड करते थे ना, जहाँ पे ऑप्शन बना होता था कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए, वहीं पर अब ऑब्जेक्शन का एक ऑप्शन बन गया है ना। वहीं पे जो पोर्टल एक आपको दिख रहा होगा, वो किसका दिख रहा है, ऑब्जेक्शन का दिख रहा है। आप इसी ऑब्जेक्शन वाले पोर्टल पे आप क्या करेंगे, क्लिक करके उस जगह पे जा सकते हैं जहाँ पे आपको बाकायदा भरना होगा, है ना। तो आप अपना रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड डाल के यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर आने के बाद आप ऑब्जेक्शन पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। आप ऑब्जेक्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने यह एक पोर्टल खुलेगा ना, यानी इस तरह के क्या है बॉक्स खुल जाएंगे ना। इसी बॉक्स में आपको क्या करना होगा, भरना होगा। इसमें भरना क्या होगा उसको देखिए। भरना क्या है कि आपका एग्जाम सब्जेक्ट क्या था ना, सोशल साइंस या जो भी सब्जेक्ट, यानी जिस पे आप दावा करना चाह रहे हैं कि ये क्वेश्चन हमारा गलत है, उसको अगर पीआरटी का होगा तो पीआरटी का डालिए, है ना। तो एग्जाम सब्जेक्ट आप डाल लीजिएगा। यहाँ पे बुकलेट सीरीज है ना, बुकलेट की सीरीज नंबर क्या है उसको डाल लीजिएगा, है ना। और यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर जिस पे आप ऑब्जेक्शन करना चाह रहे हैं, तो वह क्वेश्चन नंबर भी आप क्या करिएगा, यहाँ पर डालिएगा। क्वेश्चन नंबर के बाद आपने उसका आंसर क्या लगाया है वहाँ पे लिखिएगा, और आयोग ने इसका क्या आंसर की दिया है उसको यहाँ पर भरिएगा। अपना आंसर यहाँ पे भरिएगा, आयोग का आंसर यहाँ पे भरिएगा। यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन नंबर उसको भरिएगा, यहाँ पे अपने क्वेश्चन बुकलेट की सीरीज भरिएगा, है ना। पेज नंबर आप जो प्रूफ देना चाह रहे हैं कि यह क्वेश्चन इस वजह से गलत है ना, इसका एनसीईआरटी में आप प्रूफ दिखाएंगे, तो पेज नंबर क्या होगा आपको डालना होगा, है ना। आपको डिस्क्रिप्शन भी भरना पड़ेगा कि आप कहाँ से प्रूफ दे रहे हैं ना। बाकायदे जो प्रूफ देना है वह स्क्रीनशॉट तो लेंगे ही लेंगे, यानी जिस पेज का, प्लस वह किस बुक से ले रहे हैं उसका कवर भी उसमें होना चाहिए। बाकायदे आपको क्या करनी होगी, एक पीडीएफ बनानी होगी। बाकायदे आपको क्या करना होगा, एक पीडीएफ बनानी होगी। यहाँ पर एक बच्चे ने क्या किया है, 4 प्रश्नों पे ऑब्जेक्शन किया। अब जितना भी प्रश्न पे चाहे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं ना, कोई भी सीमा
नहीं है। आपको जितने भी प्रश्न पे डाउट लगे सभी प्रश्नों पे आप क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, और ऑब्जेक्शन की कोई भी फीस नहीं लगेगी। और ऑब्जेक्शन कोई भी करे फायदा सबको मिलेगा, है ना। तो ऑब्जेक्शन कोशिश करिएगा कि आप भी ऑब्जेक्शन कर दीजिएगा, दूसरों के भरोसे मत बैठिएगा ना। तो इस बच्चे ने क्या किया, 4 प्रश्नों पे ऑब्जेक्शन किया है। अब इसने ऑब्जेक्शन किया है तो यहाँ पे उसने लैंग्वेज एंड जनरल स्टडी क्या लिखा है, एग्जाम सब्जेक्ट का नाम लिखा है। यहाँ पे उसने अपनी सीरीज डाली हुई है और यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन नंबर बारी बारी बता रखा है ना। और यहाँ पे उसने क्या सही किया है वह भी अपना बता रखा है, और आयोग ने इसका क्या आंसर दिया है वो भी यहाँ टोटल भर दिया गया है ना। तो आपको इसी तरह क्या करना होगा, पूरा भरना होगा। आप जैसे ही भरेंगे वो तो उसके जब नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट करने पर यह सब चीज़ें फिर से खुल जाएंगी, है ना। तो यह सब चीज़ें जब खुलेंगी तो इसमें देखिए आगे जो आपको कह रहे थे कि आपको पीडीएफ बनाना है, यहाँ पे तो वही चीज़ें सब्जेक्ट भरेंगे, है ना। यहाँ पे बुकलेट सीरीज थी, एक क्वेश्चन नंबर था, है ना, एक कैंडिडेट का आंसर था, एक प्रोविजनल आंसर की थी, है ना। उसी का आगे का प्रोसेस है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्शन डिस्क्रिप्शन में आप क्या लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन में जैसे आप कह सकते हैं कि महाशय आपने इसका आंसर ये दिया और एनसीईआरटी की इस वाली किताब में इस पेज पे इसका ये आंसर दिया हुआ है। नहीं अपने लैंग्वेज में लिखेंगे, लेकिन हाँ ये किस लैंग्वेज में होना चाहिए, इंग्लिश में, है ना। इंग्लिश में आपको लिखना है और अपनी ही भाषा में टोटल लिख देना है कि आप कहना क्या चाहते हैं, किस पेज में इसका प्रूफ है, कहाँ पे इसका प्रूफ है, किस पेज पे किस नंबर पे इसका प्रूफ है। तो वही चीज़ यहाँ पे क्या है, शालीनता के साथ निवेदन करते हुए आपको डिस्क्रिप्शन में भरना होगा। और जो आपने प्रूफ तैयार किया है उसका स्क्रीनशॉट और उसका कवर पेज जो भी तैयार किया है उसको अपलोड करना, और कितने केबी तक, 100 केबी तक की पीडीएफ बना के आपको क्या करना है, अपलोड करना है। जो भी आप साक्ष्य देना चाह रहे हैं उसका क्या करेंगे, 100 केबी तक पीडीएफ बना के अपलोड करेंगे, है ना। और कवर पेज यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा, कवर पेज का आप अलग से, है ना, किस किताब से ले रहे हैं उसका कवर पेज का भी 100 केबी का पीडीएफ बना के आप क्या करेंगे वहाँ पे अपलोड करेंगे, ना। शायद कवर पेज और ये सब, है ना, साक्ष्य इसलिए मांगे जा रहे हैं कि ताकि उसको जल्दी से ढूंढा जा सके ना कि कहाँ से लिया गया है ना। तो यह साक्ष्य इसको मान्य किया जाए या नहीं किया जाए, ना। तो यह टोटल बाकायदे आपको पीडीएफ बना के यहाँ पे क्या करना होगा, सबमिट करना होगा। अब जैसे ही सबमिट करेंगे यह क्या हो जाएगा, आपका सबमिट हो गया, यानी ये फाइनल हो गया। आप जिन जिन प्रश्नों पर चाहते हैं उन प्रश्नों पर इसी तरह क्या कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। अब इसके बाद आयोग इसकी क्या करेगा, जांच करेगा, और जिन जिन प्रश्नों पे वो पाएगा कि इसका आंसर ये होना चाहिए उसको क्या कर देगा, बदल देगा, ना। तो ऑब्जेक्शन की प्रक्रिया क्या थी, अब कैसे कैसे करेंगे, पोर्टल पे जाके आपने यह देख लिया। अब देखते हैं कि किन किन प्रश्नों पे ऑब्जेक्शन करने से आपको फायदा मिलेगा। और ये भी आपने देख लिया, करेगा कोई भी लेकिन फ़ायदा सबको मिलेगा, ऐसा कोई नहीं, ऐसी कोई बात नहीं कि जो करेगा उसी को फ़ायदा मिलेगा। ये सबसे बड़ा डाउट था। और सबसे बड़ा डाउट यह था कि फीस लगेगी कि या नहीं लगेगी। तो फीस कोई भी इसमें नहीं लगेगी, है ना। 0 शुल्क पे आप जितना चाहें उतना ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, जितना प्रश्न पे चाहें उतने प्रश्नों पे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। आगे बात करते हैं कि आप किन किन प्रश्नों पे ऑब्जेक्शन करेंगे और किन किन प्रश्नों पे ऑब्जेक्शन करने पर आपको फायदा मिलेगा, है ना। तो आपको देखना है, यह जो रीजनिंग वाला क्वेश्चन था, रिलेशन वाला, इसमें बहुत लोगों को डाउट है कि इसका जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए। मतलब यहाँ पे जेंडर क्लियर नहीं हो रहा था कि ये चाचा है कि बुआ है, लेकिन आयोग ने इसको क्या ऑप्शन ए को यानी एम को इसने चाचा माना, है ना। तो यदि आप इसको ऑब्जेक्शन करने जाएंगे, बात को समझिएगा, यदि आप इस रीजनिंग वाले चैप्टर को यानी इस रीजनिंग वाले क्वेश्चन को ऑब्जेक्शन करने जाएंगे तो इसका साक्ष्य कहाँ से प्रस्तुत करेंगे, और जो उसने कवर पेज मांगा है उस कवर पेज का साक्ष्य कहाँ से देंगे, है ना। तो यानी इसका कोई भी साक्ष्य आप नहीं दे पाएंगे। तो मेरा मानना ये है कि आप इस पे ऑब्जेक्शन मत करिएगा, ना। इस पे किसी को भी कुछ फायदा नहीं मिलेगा। बीपीएससी ने इस पे गहन करने के बाद ही इसका आंसर क्या माना है, यम माना है, तो इस पे ऑब्जेक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे बताते हैं, जैसे यह वाला क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक, है ना। अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक को बीपीएससी ने क्या माना है, SO2 को क्या माना है, प्रदूषक माना है। और कई किताबों में SO2 के साथ क्या है, CO2 भी है। तो कई लोग कह रहे हैं कि इसमें उपर्युक्त में से क्या होना चाहिए, 1 से अधिक होना चाहिए, मतलब SO2 और CO2। आपकी बात एकदम सही, लेकिन बीपीएससी ने ऐसे कई एग्जाम करा रखे हैं जहां पे उसने इस प्रश्न को पूछ रखा है और पूछने के बाद बार बार उसका प्रश्न क्या बता रखा है, यही बता रखा। तो यानी पहले भी इस पे ऑब्जेक्शन हुआ होगा, ऑब्जेक्शन के बाद भी आयोग ने इसी को आंसर माना है, SO2 को ही माना। तो इस पर भी आप ऑब्जेक्शन मत करिएगा, इस पर भी आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। आगे बात करते हैं, यह जो प्रश्न है ना,
किस क्षेत्र को चीन अपना पवित्र क्षेत्र होने का दावा करता है। बीपीएससी ने इसको क्या माना है, ताइवान को माना, और इस पे भी आप दावा मत करिएगा, इस पे भी आपको फायदा नहीं मिलेगा। यदि आप चाहते हो तो इसका तिब्बत कई जगह मिल रहा है, लेकिन फिर भी इसका आंसर क्या है, बीपीएससी ने माना है ताइवान, है ना। तो बीपीएससी हमसे भी आगे है, तो कहीं ना कहीं गहन करने के बाद ही इसका बी आंसर मान रखी है ना। तो वैसे अगर ऑब्जेक्शन करना चाहते हो तो इस प्रश्न पे आप कर सकते हैं, लेकिन वैसे कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, ये वाला प्रश्न देखिए, अगर इस पे आपको ऑब्जेक्शन करना है, यदि आपका यह प्रश्न गलत हो रहा है ना, तो इस पे आप ऑब्जेक्शन जरूर करिएगा, क्योंकि एक नंबर से किसी का सिलेक्शन रुक भी जाता है और एक नंबर से, यानी पॉइंटों में सिलेक्शन होता है और पॉइंटों में रुक जाता है ना। यहाँ तो एक नंबर की बात है। तो हम कह रहे हैं कि यदि आपका यह आंसर क्या है, आपने सही लगाया है, यानी आपने क्या लगा रखा है, सोन नदी को लगा रखा है, और आयोग ने इसका क्या माना है, दामोदर नदी घाटी परियोजना। भारत के परिप्रेक्ष्य में इसने आंसर दिया है ना। भारत का पूछा जाता तो दामोदर नदी घाटी परियोजना ही सबसे पुरानी है, लेकिन आयोग को अगर इस बात को सबूत के साक्ष्य दिए जाएं तो यहाँ पर देखा जाए तो वो बिहार में पूछा ना। अगर बिहार में देखा जाए तो सोन नदी क्या है, सोन नदी घाटी परियोजना क्या है, सबसे पुरानी है ना। इसका बाकायदे एनसीईआरटी में प्रूफ भी आप दे सकते हैं ना। तो आपको ऑब्जेक्शन करना होगा तो आप इसी पे करिएगा। यदि आपने बी लगाया हो तो आपका बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि इसी को आयोग बदलेगा तो बदलेगा, यानी पूरे 150 जो क्वेश्चन है ना, उसमें बस एकमात्र ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर चेंज हो सकता है, बाकी किसी भी क्वेश्चन का आंसर चेंज नहीं होगा। इस बात को आप नोट कर लीजिए, है ना। यह जो 100% बात आपको सही बता रहे हैं ना, किसी भी प्रश्न का आंसर चेंज नहीं होगा सिवाय एक प्रश्न के। जब भी चेंज होगा तो बस एक ही प्रश्न चेंज होगा, तो ये एक प्रश्न किसी के बढ़ेंगे या तो एक प्रश्न किसी के घटेंगे, है ना। इसका अगर साक्ष्य देखेंगे तो यहाँ पे एनसीईआरटी में इसका साक्ष्य भी पूरा साफ साफ दिया गया है ना। एनसीईआरटी का यह साक्ष्य है ना, यह बिहार भूगोल की जो किताबें एनसीईआरटी की चलती हैं उसी का 41 यानी 42वें पेज पर यह दिया हुआ है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि सोन नदी घाटी परियोजना बिहार की सबसे प्राचीन परियोजना के साथ साथ यहाँ की पहली परियोजना, यानी सबसे प्राचीन परियोजना कौन सी है, सोन नदी घाटी ना। तो आपको यदि चैलेंज करना है तो इसी प्रश्न में करिएगा, आपके कन्फर्म है कि 1 नंबर बढ़ जाएंगे। तो हमने देख लिया कि किन किन प्रश्नों पे ऑब्जेक्शन करना चाहिए, है ना, कहाँ से करें, किन किन प्रश्नों पे करें, कैसे करें, है ना, कितनी फीस है। फीस तो खैर शून्य है, फीस तो लगेगी नहीं। तो ऑब्जेक्शन कोई भी करेगा, अगर नंबर सुधरेगा मतलब नंबर बढ़ेगा तो सभी का बढ़ेगा, है ना। यदि आपको जानना है कि कटाप कितनी रहेगी तो कटाप पे हमने वीडियो पहले ही बना रखी है। यदि आपको बता दें तो यूआर से, यदि आप हैं यूआर की कटाप जानना चाहते हैं तो मेल की 78 से ज़्यादा कटाप नहीं जाएगी और फीमेल की 65 से ज़्यादा कटाप नहीं जाएगी। और आपको बता दें यदि आपको ऑब्जेक्शन करना है, चैलेंज करना है तो कल तक कर लीजिएगा ना। कल तक क्या करिएगा, ऑब्जेक्शन कर लीजिएगा, क्योंकि 1 to 5 को जो चैलेंज के लिए डेट मिली थी वह 2 से 5 मिली थी। कितना मिली थी, 2 तारीख से 5 तारीख तक चैलेंज करने की डेट है, यानी कल लास्ट डेट है चैलेंज करने की 1 to 5 वालों के लिए। अगर चैलेंज करना होगा तो चैलेंज कर लीजिएगा। और वहीं पे बात करें 6 to 8 वालों को तो 2 दिन ज़्यादा, यानी वो 7 तारीख तक क्या कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो जो भी जानकारी साझा करनी थी आपके साथ हम लोगों ने साझा कर लिया। आशा करेंगे कि आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।